This is an ABP Life podcast. बिहार की राजधानी पटना में 22 फरवरी को महागठबंधन की ओर से आयोजित जन विश्वास रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सोमवार की रात तेजस्वी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। अपने पोस्ट में आरजेडी नेता ने लिखा कि कल पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली के जरिए मोहब्बतों और उम्मीदों का जन सैलाब लाकर आपने एक नया इतिहास रच डाला। और इससे पहले वहां पर पीएम मोदी की रैली हुई। सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए कुनबा बिहार में एकजुट रह पाएगा? आज संवाद में हम इसी पर बात करेंगे और इस पर हमारे सहयोगी वालोक पाठक ने पत्रकार शशि शेखर से बातचीत की। संवाद में आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहली बार विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस एक जोरदार रैली हुई, जिसकी भीड़ और जिसमें उमड़े लोगों को देखकर नेता गदगद हैं। उसके एक दिन पहले मोदी की भी रैली हुई थी 2 तारीख को। 3 तारीख को यानी रविवार को महागठबंधन की रैली हुई। एनडीए में अब लगभग 5-6 पार्टियां आ चुकी हैं। कैसे देख रहे हैं इसको, पूरे मामले को? जी, ये व्यालोक जी, निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं कि जो 3 तारीख की रैली थी तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली पटना गांधी मैदान में, वो काफी सफल माना जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता भी दिखाने की कोशिश की मंच से, और जो भीड़, जो पैमाना होता है वो भी काफी बड़ा था। तो उससे ठीक एक दिन पहले मोदी जी ने बिहार में बेगूसराय और औरंगाबाद 2 जगह रैलियां की और कुछ शिलान्यास वगैरह किया। कुछ 1000 करोड़ रुपए का एक योजनाओं का उद्घाटन किया। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प ये रहा कि दोनों जगहों पे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं थे, जबकि पशुपति पारस थे। तो ये चीजें थोड़ी खटक रही है एनडीए को लेकर के कि एनडीए की जो एकजुटता है, क्या वो एकजुटता नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए में कायम रह पाएगी या उसमें तेजस्वी यादव सेंधमारी कर लेंगे? क्योंकि आपने खुद बताया कि 5 से 6 दल तब हो जाता है जब पशुपति पारस गुट और चिराग पासवान का जो गुट है लोजपा का, वो अलग अलग अगर उसको काउंट करे तो 6 दल हो जाते हैं एनडीए में। तो ऐसे में निश्चित तौर पे सीटों का जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी एनडीए के लिए। कुशवाहा भी लगाए हुए हैं, उधर मांझी की अपनी जी बिल्कुल है। उसको छिपाते भी नहीं है। मांझी तो ये कहते हैं कि भाई उनको तो हिस्सेदारी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कैसे 40 सीट में कैसे ये लोग करेंगे गठबंधन? यही बात है कि एक जो इस वक्त कयास लगाया जा रहा है, एक राजनीतिक भविष्यवाणी की जा रही है बिहार में, उसको एक फॉर्मूला भी मान सकते हैं एनडीए की तरफ से कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के जो 2 गुट हैं उसको एक कर दिया जाए, उसका मर्जर किया जाए और लोजपा को एक कर दिया जाए और उनको 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा की सीटों पर, अब 6 की जगह वो 5 भी हो सकता है, 1 राज्यसभा की सीट भी हो सकती है। तो इससे थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं। लेकिन मेन जो समस्या है वो 17 सीटों की है। कि 17 सीट नीतीश कुमार की जदयू को मिला था पिछली बार, 17 सीटें आपको बीजेपी के पास था और 6 सीटें लोजपा के पास थी, जिसमें 39 ये लोग जीते थे। 1 सीट जो हारे थी वो जदयू ही हारी थी। अब ऐसे में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार निश्चित तौर पे 17 सीटों से कम पे क्यों मानेंगे। वो जो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने के उनके जो रीजंस हैं, उसमें तो 2 ही रीजन आज तक मुझे समझ में आया। पहला ये कि हमको लोकसभा सीट में जो हमारी हिस्सेदारी है वो बरकरार रहेगी 17 की 17, और दूसरा ये है कि बीजेपी हमको एश्योर करे
कि अगला 5 साल चीफ मिनिस्टर का पोस्ट हमको फिर से मिले। हालांकि इस दोनों में अभी तक जो है एश्योरेंस जैसी कोई बात दिख नहीं रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये एक कह सकते हैं कि एक रिस्क लिया है और वो आए हैं और इसी भरोसे आए हैं कि उनकी दोनों जो मंशा है वो पूरी हो जाए, कि लोकसभा की 17 सीटें उनको मिले और वो ये भी चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, ताकि जो उनका अगला 5 साल का टेन्योर है मुख्यमंत्री का वो भी पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ जी, ये आपने बड़ी मौके की बात कही। नीतीश चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, तो जी इसको थोड़ा समझाइए हमें कैसे और क्या। देखिए मतलब ये किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट या पत्रकार के लिए बड़ा मतलब सहज एक विषय है कि आखिर नीतीश कुमार महागठबंधन से हटकर एनडीए में क्यों आए, मतलब किन शर्तों पर आए होंगे। तो जो मुझे लगता है कि वो 2 ही शर्तें होंगी। पहली बात तो ये कि जब इंडिया गठबंधन ने उनको संयोजक या कहिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, तो उन्हें लगा कि अब उनके पास इंडिया गठबंधन में रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो अब रह गया था सवाल कि जो उनके 16 सिटिंग सांसद हैं, तो लोकसभा में अपनी शक्ति को बरकरार रखने का एकमात्र उपाय उनके पास यही था कि वो एनडीए में आए। और दूसरा ये था कि जहां वो पहले ये घोषणा कर चुके थे कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वहां से उनको वापस आना था और ये कहना था कि नहीं, हमको अभी जब इंडिया गठबंधन में उनकी एक नहीं चली, उनकी बात नहीं मानी गई, तो उनके पास ये ऑप्शन था कि वो फिर से अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को पेश करे। आखिर वो क्यों सत्ता दे देते तेजस्वी यादव। तो मुझे ये लगता है कि भाजपा के साथ जो डील हुई होगी नीतीश कुमार की, इन्हीं 2 मुद्दों के ऊपर हुई हो। उसमें अभी एक साथ चुनाव कराने। हाँ, अब इसमें ये जो सवाल है एक साथ चुनाव वाली बात, तो जैसा कि नीतीश कुमार जी का अपना एक व्यक्तिगत जो उनका एटीट्यूड है कि वो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, वो आरसीपी सिंह पर भरोसा नहीं करते हैं, वो मीडिया के प्लांटेड खबरों के आधार पर ललन सिंह पर भरोसा नहीं करते हैं, वो लालू यादव पे भरोसा नहीं करते, तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं करते, वो किसी पे भरोसा नहीं करते, चिराग पासवान पे भरोसा नहीं करते, उपेंद्र कुशवाहा पे भरोसा नहीं करते। तो निश्चित तौर पे वो आ तो गए हैं एनडीए में, लेकिन उनको इस बात का भरोसा नहीं है और इस बात में दम भी है कि जो बिहार के स्थानीय क्षेत्रीय भाजपा के जो टॉप लीडर्स हैं, वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए में आए, क्योंकि अब जाकर भाजपा जो बफर स्टेट, नीतीश कुमार बफर स्टेट की भूमिका निभा रहे थे राजद बनाम भाजपा के बीच में, वो बफर स्टेट की भूमिका अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है। अब नीतीश कुमार और जदयू कमजोर होते जा रहे हैं। तो अब भाजपा के पास मौका था या मौका है कि वो अपना फुल टाइम अपना मुख्यमंत्री बना सके। एक आखिरी सवाल बताइए, नीतीश कुमार कभी भी अकेले तो ताकतवर रहे नहीं जी, या तो वो बीजेपी के साथ रहे या फिर महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ जी, और तभी वो हुए। एक बार शायद वो अकेले लड़े थे, हाँ चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इसमें 2 सीटें उनको आई थी, 2 सीटें आई थी। तो फिर अब तो लग रहा है, क्योंकि एक तो राजनीति में ठीक है कि कोई संभावना कुछ नहीं होती है, लेकिन राजनीति में ये भी तो है कि उनकी जो छवि है वो भी तो अब बहुत ही बेकार हो गई है। तो अब क्या वही तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के पास अब ये एक ही विकल्प बचा है, अन्यथा वो 2024 के बाद जो ये लोकसभा का चुनाव है उसके बाद उनका महत्व खत्म हो जाएगा। भाजपा के लिए उनका महत्व सिर्फ इस लोकसभा चुनाव तक के लिए है, क्योंकि जो ओबीसी कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाने के बाद जो बिहार की राजनीति में, खास करके पिछड़ों की राजनीति में जो मंडल पार्ट 2 का इफेक्ट आया था, उससे भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई थी। तो उसको नीतीश को लेना मजबूरी था। जब 400 पार की बात भाजपा करती है तो बिहार में
40 में 40 इनको जीतना पड़ेगा, जी इसलिए नीतीश को इन लोगों ने साथ लिया। तो नीतीश इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की मजबूरी है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की वो कोई मजबूरी नहीं रहेंगे। इस बात को नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि हो सकता है कि उस वक्त तक भाजपा उनको किनारे कर दे। जी इस डर से भी वो चाहते हैं कि अभी एक साथ चुनाव हो जाए और लोकसभा का फायदा बीजेपी को मिल जाए और विधानसभा का फायदा इनको मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा इसके लिए अंदर से तैयार है। तो ये नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी दुविधा की स्थिति है, उसी तरह जैसे कि एनडीए के लिए दुविधा की स्थिति है कि 40 सीटों में इन 5-6 दलों के बीच इसको कैसे बांटा जाए, और ये बहुत आसान नहीं होगा। और ऐसे में महागठबंधन क्या करता है, तेजस्वी यादव क्या करते हैं, इसको देखना, इस पर नजर बनाए रखना बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This is an ABP Live podcast.